बबली स्कूल से वापस आई। तभी उसकी मम्मी कंचन ने कहा, बबली सीधे ऊपर आ। बबली ने जिद करते हुए कहा, मम्मी अभी ताई जी से चीज लेकर आती हूँ। लेकिन कंचन ने डांटते हुए कहा, सीधे ऊपर आती है या वहीं आकर तेरी पिटाई करूँ? खबरदार जो ताई जी के कमरे में गई। बबली डर गई और सीधे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँच गई। माँ के ऊपर गुस्सा करते हुए बोली, क्या हुआ मम्मी आपको? पता है ना ताई जी मेरे लिए कुछ ना कुछ रखती हैं। अभी स्वीटी भी आ रही होगी, वो सारी चीज उसे दे देंगी। मैं ऐसे ही रह जाऊंगी, वो मुझे देगी भी नहीं। कंचन जी ने कहा, खबरदार जो आज के बाद ताई जी के पास गई। और स्वीटी को भी मैं देख रही हूँ, उसे भी आते ही सीधा ऊपर बुलाती हूँ। तभी नीचे स्वीटी की बस आकर रुकी। कंचन जी ने उसे भी बुला लिया। दोनों बहनें अपनी मम्मी से बहुत गुस्सा थीं। स्वीटी ने आते ही पूछा, मम्मी क्या हो गया? ताई जी से कोई बात हो गई है क्या? कंचन जी ने कहा, तुम बच्चे हो, इस सब में मत पड़ो। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तुम्हारे पापा गए हैं कहीं किराए पर मकान ढूंढने, मिलते ही चले जाएंगे। बबली बोली, लेकिन मम्मी हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। कंचन ने कहा, बोला ना कुछ नहीं हुआ, चलो खाना खाकर पढ़ने बैठो। दोनों बहनें कानाफूसी करते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। शाम को पूरे घर का माहौल बदला हुआ था। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। कन्हैया लाल जी, अपनी पत्नी शांति, उनका बेटा रोहन, तीनों ही अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। इधर कंचन और उसके पति रमेश जी भी बहुत कम बात कर रहे थे। दोनों परिवार एक ही घर में ऊपर नीचे रहते थे और शाम को आंगन में बैठकर बातें करते थे। लेकिन आज दोनों परिवार अपने अपने कमरों में कैद थे। बबली और स्वीटी को कुछ भी पता नहीं था कि क्या बात है। अगले दिन सुबह कंचन ने दोनों बेटियों को जल्दी उठा दिया। सारा सामान पैक करके तैयार होकर बैठ गए। थोड़ी देर में गाड़ी आ गई जिसमें सामान चढ़ा दिया गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों बेटियां ताऊजी और ताईजी को देखना चाह रही थीं, लेकिन वे दोनों अपने बेटे रोहन के साथ अपने कमरे में बंद थे। कुछ देर में सौरभ और कंचन दोनों बेटियों को लेकर वहां से चल दिए। बबली और स्वीटी दोनों रोते हुए ताईजी के कमरे के दरवाजे को पीटने लगी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कंचन दोनों को खींचते हुए ले गई और गाड़ी में बिठा दिया। थोड़ी ही देर में गाड़ी अपनी नई मंजिल की ओर चल दी। सालों से जो परिवार एक साथ रह रहा था, अचानक सब बिखर गया। सौरभ और कंचन एक किराए के मकान में चले गए। नए घर में पहुंचकर कंचन सामान जमाने लगी। बबली और स्वीटी दोनों एक जगह बैठकर खामोशी से सब देख रही थी। सौरभ ने दोनों बेटियों को समझाते हुए कहा, बेटा हमें भी कोई खुशी नहीं हो रही वहाँ से आते हुए, लेकिन तुम नहीं जानती उन्होंने हमारे साथ क्या किया। हमारी पुश्तैनी साड़ी की दुकान बीच बाजार में है। पिताजी के जाने के बाद से हम दोनों भाई वो दुकान चला रहे हैं। सारा हिसाब भाई साहब देखते थे, लेकिन अभी 10 दिन पहले उन्होंने मुझे बताए बगैर रोहन को नई दुकान दिलवा दी। उस दुकान में पैसा लगा वो हमारी दुकान से ही आया था। जब मैंने पूछा तो कहा उस नई दुकान पर केवल उनके बेटे का हक है। मेरे विरोध करने पर उन्होंने कहा, तेरी तो लड़कियां हैं, तुझे क्या करना है, उनकी शादी का खर्च भी तो इसी दुकान से निकलेगा। इतनी बेईमानी सहकर मैंने मकान और दुकान में से अपना हिस्सा मांगा तो भाई साहब ने कहा, जैसे रह रहे हो तो रहते रहो, मैं कुछ नहीं दूंगा। इसलिए हम अलग होकर आ गए। मैं अब कपड़े की सप्लाई का काम करूंगा। यकीन नहीं होता कि बड़े भाई होकर सारे बिजनेस और मकान पर कब्जा करके बैठ गए। बबली और स्वीटी को
ये बातें समझ नहीं आ रही थीं, लेकिन धीरे धीरे कंचन और सौरभ ने उनके मन में ताऊजी और ताईजी के लिए नफरत भर दी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब कभी कभी बाजार में या स्कूल से आते जाते रोहन या ताईजी दिख जाती थी तो दोनों बेटियां उनकी तरफ देखती भी नहीं थीं। इसी तरह 4 साल बीत गए। इस बीच दोनों परिवारों में कोई बात नहीं हुई। सौरभ ने कपड़ों की सप्लाई का काम अच्छे से जमा लिया था। दोनों बेटियां भी अब बड़ी हो रही थीं। अपने कमाई से उन्होंने एक छोटा सा मकान भी खरीद लिया था। एक दिन रात के 2 बजे कन्हैया लाल जी के मोबाइल की घंटी बजी। सभी गहरी नींद में सो रहे थे। लंबी घंटी बजने के बाद बंद हो गई। कन्हैया लाल जी ने उठकर देखा तो यह सौरभ का फोन था। उन्होंने शांति को जगाया। कुछ समझ पाते इससे पहले ही दोबारा फोन की घंटी बजने लगी। कन्हैया लाल जी ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से स्वीटी की रोने की आवाज आ रही थी। ताऊजी पता नहीं पापा को क्या हो गया, अचानक बेहोश हो गए। बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी से आ जाइए। कन्हैया लाल जी ने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, मैं अभी आ रहा हूँ। कन्हैया लाल जी शांति और रोहन को लेकर तुरंत सौरभ के घर पहुँच गए। रास्ते में उन्होंने डॉक्टर को फोन कर दिया था। डॉक्टर ने पहुंचकर इंजेक्शन दिया, फिर बताया माइनर हार्ट अटैक है, हॉस्पिटल ले जाना होगा। कन्हैया लाल जी अपनी गाड़ी में सौरभ और कंचन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। इधर शांति जी दोनों बेटियों को संभालने लगी। सही समय पर इलाज मिल जाने से खतरा टल गया। 2 दिन में सौरभ ठीक हो गया। दोपहर के समय शांति जी दोनों बेटियों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गईं। स्वीटी पापा को देखकर रोने लगी। ताऊजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने बस आपको फोन कर दिया। एक बार लगा आप बात नहीं करोगे, लेकिन आपने मेरे पापा को बचा लिया। कन्हैया लाल जी बोले, तेरा बाप बाद में है, पहले मेरा छोटा भाई है। कंचन ने कहा, दीदी आज आप लोग ना होते तो ना जाने क्या हो जाता, हमें माफ कर दीजिए। उसकी बात सुनकर सौरभ भी बोल पड़ा, हाँ भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको छोड़कर नहीं आना चाहिए था। कन्हैया लाल जी बोले, तू बस आराम कर, बाकी सब भूल जा, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। तेरे जाने के बाद हमें बहुत पछतावा हुआ। गलती तो इंसान से ही होती है, इसलिए मैंने पुरानी दुकान तुम्हारी दोनों बेटियों के नाम कर दी है। कागज घर पर रखे हैं, भिजवा दूंगा। सौरभ बोला, नहीं भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वादा कीजिए अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार का ध्यान रखना। शांति जी बीच में रोकते हुए बोली, खबरदार जो बुरा बोला तो तू मेरा देवर है, पर मैंने रोहन में और तुझ में कभी फर्क नहीं समझा। रोहन को दुकान अलग इसलिए करवाई थी कि ये पुरानी दुकान तुम्हें देकर हम तीर्थ पर चले जाएं, लेकिन तुमने तो कुछ और ही समझ लिया या हम समझा नहीं पाए। अभी एक दूसरे से माफी मांग रहे थे, तभी रोहन बोला, क्या अब मेरी बहनें मुझे राखी बांधेंगी? 4 साल हो गए मेरी कलाई सूनी पड़ी है। यह सुनकर पूरा परिवार हंसने लगा। सब अपने पुराने मकान में वापस आ गए और नए मकान को किराए पर दे दिया।